नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह गांधी द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी जो द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट की तीसरे भाग का ये तीसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। 15 से लेके आगे देखते हैं। कांग्रेस में 15 नंबर। आखिर में मैं कांग्रेस में उपस्थित था। विशाल दूर दूर तक फैला पवेलियन और आलीशान ढंग से सेवकों का प्रबंधन और मंच पर बड़े बड़े अनुभवी दिग्गज विराजमान थे। इन सब ने मुझे ओत-प्रोत कर दिया। मैंने आश्चर्य से सोचा, मुझे इस विशाल संयोजन या जमावड़े में कहाँ होना चाहिए। अध्यक्ष का भाषण अपने में एक पुस्तक था। इसे शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने का प्रश्न नहीं था, इसीलिए इसके कुछ गद्यांशों को पढ़ा गया। इसके बाद विषय कमेटी का चुनाव हुआ। गोखले मुझे कमेटी की मीटिंग में ले गए। सर फिरोज शाह ने पहले ही मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसे विषय कमेटी के सामने कौन रखेगा और कब रखेगा, क्योंकि वहाँ हर प्रस्ताव पर लंबे लंबे भाषण थे। सभी अंग्रेजी में शुरू हुए और हर प्रस्ताव के पीछे कोई न कोई बड़ा नेता था। मेरा प्रस्ताव उन महानुभावों के ड्रमों के सामने एक पतला पाइप था, और जैसे जैसे रात पास आ रही थी, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रस्ताव खत्म होने पर थे। सभी को जाने की जल्दी थी। रात के 11 बज चुके थे। मुझ में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं पहले से ही गोखले से मिल चुका था। उन्होंने मेरा प्रस्ताव देखा था, इसीलिए मैं उनकी कुर्सी के पास गया और धीरे से बुदबुदाया कि कृपा करके मेरे लिए कुछ करें। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रस्ताव मेरे दिमाग में है। तुम देख रहे हो वे सब प्रस्तावों को कितनी तेज़ी के साथ देख रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे प्रस्ताव को यूं ही नहीं जाने दूंगा। तो हमने सब कुछ कर लिया। सर फिरोज शाह ने कहा, नहीं, अभी दक्षिण अफ्रीका पर भी एक प्रस्ताव है। मिस्टर गांधी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मिस्टर गोखले जोर से बोले, क्या आपने उस प्रस्ताव को देख लिया है? सर फिरोज शाह ने पूछा। हाँ, मैंने देख लिया है। क्या आपको अच्छा लगा? हाँ, यह काफ़ी अच्छा है। तो फिर गांधी चलिए उसे देखते हैं। मैंने काँपते हुए उसे पढ़ा। गोखले ने उसका समर्थन किया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया। सबने चिल्लाकर अपनी सहमति दी। मिस्टर वाचा ने मुझसे कहा, गांधी, आपके पास बताने के लिए 5 मिनट हैं। यह पूरी प्रक्रिया मुझे पसंद नहीं आई। किसी ने भी उस प्रस्ताव को समझने की कोशिश नहीं की थी कि सभी जाने की जल्दी में थे। क्योंकि गोखले ने प्रस्ताव देख लिया था, इसलिए औरों को इसे समझने की ज़रूरत नहीं थी। सुबह मैं अपने भाषण की वजह से परेशान था। 5 मिनट में मैं क्या क्या कहूँगा। मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई थी, लेकिन शब्द याद नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं अपना भाषण पढ़ूंगा नहीं, बल्कि बोलूँगा जैसे जैसे विचार आते जाएंगे। लेकिन जिस बोलने की कला पर मैंने दक्षिण अफ्रीका में महारत हासिल की थी, वह यहाँ फिसलती हुई लग रही थी। मेरे प्रस्ताव पर जैसे ही बोलने का समय आया, मिस्टर वाचा ने मेरा नाम पुकारा। मैं खड़ा हो गया। मेरा सिर चकरा रहा था। मैंने किसी तरह अपना प्रस्ताव पढ़ा। किसी ने छपी हुई प्रतियां प्रतिनिधियों में बंटवा दी थी। जो विदेशी प्रवासियों के गुणगान में कोई कविता थी। मैंने वह कविता पढ़ी और दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशकों की परेशानियों का जिक्र किया। इस बीच मिस्टर वाचा ने घड़ी बजा दी। मुझे यकीन है कि अभी 5 मिनट नहीं हुए थे। मुझे नहीं पता था कि यह मुझे 2 मिनट बचे रहने की चेतावनी के रूप में थी या 2 मिनट और देने के लिए। मैंने लोगों को आधे घंटे या उससे ज़्यादा देर तक भाषण देते सुना था, फिर भी उनके लिए कोई घंटी नहीं बजी थी। मुझे बहुत दुख हुआ और घंटी बजते ही मैं बैठ गया। लेकिन मेरे अंदर के बच्चे जैसे बुद्धिमत्ता ने सोचा कि यह कविता सर फिरोज शाह के प्रश्न का जवाब था। वहाँ पर प्रस्ताव पास करने का कोई नहीं था।
उन दिनों प्रतिनिधियों और सामान्य आगंतुक में कोई फर्क नहीं होता था। सब सब अपना हाथ उठाते और सभी प्रस्ताव एकदम से पारित हो जाते। मेरा प्रस्ताव भी इसी तरह से पास हुआ, इसीलिए मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन यह तथ्य कि इसे कांग्रेस ने पास कर दिया था, यह मुझे खुश करने के लिए काफ़ी था। यह जानकर कि इसे कांग्रेस की सहमति मिल गई थी, इसका मतलब था पूरे देश यानी सभी की सहमति मिल गई थी। 16 नंबर देखेंगे, लॉर्ड कर्जन का दरबार। कांग्रेस की सभा का समापन हो चुका था, लेकिन मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कई अन्य लोगों से दक्षिण अफ्रीका के संबंध में मिलना था। मैं कलकत्ता 1 महीने रहा। बजाय होटल में रुकने के मैंने इंडिया क्लब में कमरा लेने के लिए किसी परिचय की ज़रूरत का इंतज़ाम किया। इसके सदस्यों में कुछ महत्वपूर्ण भारतीय भी थे और मुझे उनके साथ संपर्क बनाना था और उनकी रुचि दक्षिण अफ्रीका के काम में जागृत करनी थी। गोखले अक्सर इस क्लब में बिलियर्ड खेलने के लिए जाते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं कलकत्ता में रुकने वाला हूं, तब उन्होंने मुझे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। मैंने उनके आमंत्रण को धन्यवाद करते हुए स्वीकार किया, लेकिन वहां जाना उचित नहीं समझा। उन्होंने 1-2 दिन इंतज़ार किया, फिर मुझे लेने आ गए। उन्होंने मेरी झिझक को समझ लिया और कहा, गांधी, तुम्हें देश में रहना होगा और इस तरह की झिझक से काम नहीं चलेगा। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क बनाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम कांग्रेस का काम करो। मैं यहाँ इंडिया क्लब की एक घटना के बारे में बताना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं गोखले के साथ रहने के बारे में बताऊँ। इसी दौरान लॉर्ड कर्जन ने अपना दरबार लगाया। कुछ राजा और महाराजा जिन्हें उस दरबार में आमंत्रित किया गया था, वे उस क्लब के सदस्य थे। मैं उन्हें क्लब में हमेशा उत्कृष्ट बंगाली धोती कुर्ते और स्कार्फ के साथ देखता था। दरबार वाले दिन उन्होंने खानसामा की तरह पैंट और चमकते बूट पहने हुए थे। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ और मैंने उनसे यह एक से पोशाक बदलने की वजह पूछी। हमें ही अपनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का पता है। हमें ही पता है कि हमें किस तरह के अपमान को सहना पड़ता है, जिससे हम अपनी धन संपत्ति और उपाधि को सुरक्षित रख सके। उसने जवाब दिया, लेकिन खानसामा की तरह की पगड़ी और चमकते बूटों को क्यों पहनना है? मैंने पूछा, क्या आप हम में और खानसामा में कोई अंतर देखते हैं? उसने जवाब दिया, फिर कहा, वे हमारे खानसामा हैं और हम लॉर्ड कर्जन के खानसामा हैं। यदि मैं इस दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा, तब मुझे इसके परिणाम में भुगतना देना पड़ेगा। यदि मैं अपनी सामान्य पोशाक में आऊँगा, तब यहाँ अपराध माना जाएगा। और आप क्या सोचते हैं कि मुझे क्या लॉर्ड कर्जन से बात करने का अवसर मिलेगा? एकदम भी नहीं। मुझे सादगी से बोलते हुए मित्र से बहुत सहानुभूति हुई। इसने मुझे एक और दरबार की याद दिला दी। उस समय जब लॉर्ड हार्डिंग ने हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी, वहाँ दरबार लगा हुआ था। वहाँ राजा और महाराजा भी थे, लेकिन मालवीय जी ने विशेष रूप से मुझे आमंत्रित किया था और मैं वहाँ गया था। मैं वहाँ राजाओं को स्त्रियों की भांति सजा हुआ देखकर बहुत व्यथित था। उन्होंने रेशमी पैजामे और रेशमी अचकन, गले में मोतियों की मालाएं, हाथों की कलाई में कड़े, उनकी पगड़ी में मोती और हीरो की लटकन थी। इसके अलावा उनकी कमर में सोने से मढ़ी तलवार लटकी हुई थी। मैंने देखा ये उनकी राजशाही के चिन्ह नहीं थे, बल्कि उनकी गुलामी के निशान थे। मैंने सोचा था कि उन्होंने इन नपुंसकता या शक्तिहीनता के बिल्लों को अपनी इच्छा से पहनना होगा, लेकिन मुझे बताया गया कि ऐसे अवसरों पर उन्हें अपने सभी कीमती आभूषणों को पहनना जरूरी था। मैंने यह भी देखा कि उनमें से कईयों को इस प्रकार के आभूषण पहनना पसंद नहीं था
और वे दरबार के अलावा किसी अन्य अवसर पर नहीं पहनते थे। मुझे यह नहीं पता कि मेरे यह सूचना कितनी सही थी, लेकिन वे किसी अन्य अवसर पर यह सब पहनते थे या नहीं, लेकिन इस तरह वायसराय से संबंधित दरबारों में से आभूषणों को पहनना जिन्हें केवल स्त्रियां पहनती हों, यहाँ देखना मुझे दुखी करता था। आदमी के लिए उसी धन दौलत शक्ति और प्रतिष्ठा को पाने के लिए इस तरह के पाप और गलत काम कितने बोझिल साबित होते हैं। 17 नंबर देखेंगे। एक महीने गोखले के साथ। एक गोखले जी ने अपने साथ रहने के पहले दिन से मुझे एकदम सहज बना दिया था। उनका व्यवहार मेरे साथ ऐसा था जैसे कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, और उन्होंने मुझे सभी सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराया और देखा कि मुझे किसी प्रकार की कमी न रहे और मुझे अपनी ज़रूरतों की सभी चीज़ें मिलती रहीं। सौभाग्य से मेरी ज़रूरतें बहुत कम थीं, क्योंकि मैंने स्वयं स्व सहायता की आदत विकसित कर ली थी। मुझे किसी निजी सहायता की ज़रूरत नहीं थी। वे मेरी इस आदत से बहुत प्रभावित हुए थे। मेरे साफ सफाई के साथ रहने मेरे धैर्य और नियमितता की वे अक्सर खुलकर तारीफ करके मुझे अभिभूत कर देते। वे मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे। वे मेरा परिचय सभी प्रतिष्ठित लोगों से करवाते जो उनसे मिलने आते रहते थे। इनमें से जो मेरी यादों में अभी भी है वे थे डॉक्टर पीसे रे। वे एकदम पड़ोस में रहते थे और अक्सर वहां आते जाते थे। गोखले जी ने उनका परिचय मुझसे उन शब्दों के साथ करवाया, ये प्रोफेसर रे हैं जिनका मासिक वेतन 800 रुपये है और उसमें से वे केवल 40 रुपये अपने निजी खर्चों के लिए रखते हैं और शेष राशि सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर देते हैं। इनका विवाह नहीं हुआ है और ये विवाह करने के इच्छुक भी नहीं हैं। आज भी मैं उस समय के मिस्टर रे और आज के मिस्टर रे में बहुत कम अंतर देखता हूँ। उनकी पोशाक अत्यंत साधारण होती थी। आज अंतर केवल इतना है कि अब खादी की होती है। पहले यह मील के कपड़े से बनी होती थी। मुझे लगता है गोखले और डॉक्टर रे को मैं ज़्यादा बातें करते नहीं देखता था, क्योंकि उनकी ज़्यादातर सार्वजनिक कल्याण और शैक्षणिक मूल्यों पर चर्चा होती थी। कभी कभी वे काफ़ी दुखदायक चर्चा भी करते, जिसमें मैं उन्हें सार्वजनिक लोगों की निंदा करते भी सुनता। इसके परिणाम स्वरूप कईयों को जिन्हें मैं दिग्गज समझता था, उन्हें मैं काफ़ी शक्तिशाली और कमज़ोर समझने लगा था। गोखले को काम करते देखना जितना आनंददायक था, उतना ही यह एक शिक्षा प्राप्त करने जैसा भी होता था। वे कभी एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते थे। उनके निजी संबंध और मित्रता हमेशा सार्वजनिक कल्याण वाली होती। उनकी सभी बातों का संदर्भ केवल देश कल्याण और पूर्ण रूप से किसी झूठ और अविश्वसनीयता वाला नहीं होता था। भारत की गरीबी और उत्पीड़न उनके लिए हमेशा गहन सोच के विषय रहते। कई व्यक्ति उनका ध्यान अन्य विषयों पर दिलाने की कोशिश करते, लेकिन वे हर एक को एक ही जवाब देते, इस कार्य को आप स्वयं करें, मुझे मेरा काम करने दें। मैं केवल अपने देश की आज़ादी चाहता हूँ। जब एक बार हम जीत जाएंगे, तब हम अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। आज हमारा समय और ऊर्जा केवल एक चीज़ के लिए है, वह है अपने देश की स्वतंत्रता। उनकी रणाडे के प्रति निष्ठा को किसी भी क्षण देखा जा सकता था। रणाडे के आधिकारिक निर्णय हर विषय पर अंतिम होते थे और वे उनका उदाहरण हर कदम पर देते थे। उनके मृत्यु की सालगिरह अथवा जन्म मुझे याद नहीं किस अवसर की सालगिरह थी के समय मैं गोखले के साथ रह रहा था, तब मनाई गई थी। वे उसे नियमित रूप से मनाते थे। उस समय मेरे अलावा प्रोफेसर काथवटे और एक उप जज भी थे। उन्होंने मुझे उस अवसर पर आमंत्रित किया। अपने भाषण में उन्होंने रनाडे से संबंधित संस्मरण सुनाए। उन्होंने रनाडे तेलंग और मांडलिक की आपस में तुलना की। उन्होंने तेलंग की आकर्षक शैली का बढ़ चढ़कर बखान किया और मांडलिक को एक महान सुधारक बताया। मांडलिक की अपने मुवक्किल
के प्रति सरपरस्ती की घटना सुनाई कि कैसे एक बार ट्रेन छूट जाने पर उन्होंने एक विशेष ट्रेन अपने लिए आरक्षित की, जिससे वे अपने मुवक्किल के केस के लिए समय पर कोर्ट पहुंच सके। लेकिन रणाडे के लिए उनका कहना था कि उनका व्यक्तित्व सबसे ऊंचा था। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी वे न केवल एक महान जज थे, बल्कि वे एक महान इतिहासकार, अर्थशास्त्र और सुधारक भी थे। यद्यपि वे जज थे, जब भी वे निडर होकर कांग्रेस में भाग लेते और उनकी बुद्धिमत्ता का हर कोई कायल था कि वे उनके निर्णय को बिना कोई प्रश्न पूछे बेहिचक स्वीकार कर लेते थे। गोखले की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था जब वे इन गुणों को अपने दिलो दिमाग से अपने गुरु के लिए बताते थे। गोखले जी के पास उन दिनों घोड़ा गाड़ी होती थी। मुझे पता नहीं किन परिस्थितियों में घोड़ा गाड़ी उनके लिए आवश्यकता बन गई थी। इसीलिए एक दिन मैंने प्रतिवाद करते हुए उनसे कहा, क्या आप ड्राम कार का उपयोग इधर उधर जाने के लिए नहीं कर सकते हैं? क्या यह एक नेता के लिए अपमान की बात है? यह सुनकर उन्हें थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, तो तुम भी यह समझने में नाकामयाब रहे कि मैं काउंसिल के भत्ते का उपयोग कर अपने निजी आराम के लिए नहीं करता हूँ। मुझे तुम लोगों के ड्राम कार से जाते देखकर ईर्ष्या होती है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब आप इतने ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं जितना मैं हूँ, ऐसा करना कठिन होगा। यदि ड्राम कार से जाना असंभव नहीं हो तब भी ऐसा यह सोचने का कारण नहीं है कि जो कुछ नेता लोग करते हैं उसमें उनका निजी दृष्टिकोण होता है। मुझे तुम्हारी सरल और सादगी से भरी आदतें पसंद हैं। मैं जितनी सादगी से रहता हूँ, लेकिन कुछ खर्चे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस प्रकार उन्होंने मेरे इस शिकायत को बहुत अच्छे ढंग से समझाया और मुझे संतुष्ट किया। लेकिन मेरी एक और शिकायत थी जिसे वे संतोषजनक ढंग से निपटा नहीं पाए। लेकिन आप तो टहलने के लिए भी नहीं जा पाते हैं। मैंने कहा, इस कारण आश्चर्य नहीं है कि हर समय आप कष्ट में रहते हैं। क्या सार्वजनिक कार्य के बाद आपके पास शारीरिक अभ्यास के लिए कोई समय नहीं बचता? तुम्हें क्या लगता है कि मैं टहलने के लिए जाने के लिए खाली हूँ? उन्होंने जवाब दिया। मेरा गोखले जी के प्रति इतना सम्मान था कि मैंने कभी अपने साथ बहस या तनाव वाली स्थिति पैदा नहीं की। लेकिन मैं उनके इस जवाब से एकदम भी संतुष्ट नहीं था। मैं चुप रहा। मेरा तब भी यह विश्वास था और आज भी है कि आप कितना भी कामों में व्यस्त क्यों न रहे हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अभ्यास के लिए समय निकालना चाहिए, उसी प्रकार जैसे व्यक्ति अपने खाने के लिए निकालता है। मेरा यह भी मानना है कि यह मनुष्य के काम करने की क्षमता को कम नहीं करता, बल्कि उसे कहीं ज़्यादा बढ़ाता है। 18 नंबर देखेंगे। एक महीना गोखले के साथ दूसरा नंबर देखेंगे। गोखले जी के साथ एक ही छत के नीचे रहना घर में रहने की तरह तो एकदम भी नहीं था। मैंने अपने दक्षिण अफ्रीका के क्रिश्चियन दोस्तों से कहा था कि मैं क्रिश्चियन भारतीयों से मिलूंगा और स्वयं उनकी परिस्थितियों को जानूंगा। मैंने बाबू कालीचरण बनर्जी का नाम सुना था और उनको बहुत इज्जत से देखता था। उन्होंने कांग्रेस में प्रमुख हिस्सा लिया था और मुझे एक सामान्य भारतीय क्रिश्चियन के बारे में कोई गलतफहमी नहीं थी जो कांग्रेस में अलग करते थे और उनका हिंदुओं और मुसलमानों के साथ कोई लेना देना नहीं था। मैंने गोखले जी को बताया कि मैं उनसे मिलने की सोच रहा हूं। उन्होंने कहा, उनसे मिलने में तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? वे एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे डर है कि वे तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर यदि तुम मिलना चाहते हो तो अवश्य मिलो। मैंने उनसे मिलने का समय लिया, जो उन्होंने तुरंत दे दिया। जब मैं उनसे मिला तब मुझे पता चला कि उनकी पत्नी मृत्युशैया पर है। उनका घर बहुत साधारण था। कांग्रेस में मैंने उन्हें कोट और पैंट में देखा था, लेकिन घर पर जब मैंने उन्हें धोती कुर्ते में देखा तो मुझे उनकी सादगी भरी पोशाक पहनना खुद सुखद लगा। यद्यपि मैं स्वयं पारसी कोट और पैंट पहने हुए था, बिना किसी औपचारिकता
वास्तविकता के मैंने अपनी कठिनाइयाँ उन्हें बताई। उन्होंने पूछा, क्या तुम मूल पाप के सिद्धांत को समझते हो? हाँ, मैं समझता हूँ, मैंने जवाब दिया। फिर तो हिंदू धर्म कोई मुक्ति प्रदान नहीं करता, जबकि ईश्वर करता है। आगे उन्होंने कहा, पाप का अंत मृत्यु और बाइबिल कहती है कि उद्धार का एकमात्र तरीका यीशु के प्रति समर्पण है। मैंने उन्हें भगवत गीता के भक्ति का रास्ता को अपनाने की दलील दी, लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने उनकी भलमन साहत के लिए धन्यवाद दिया। वे मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन मुझे उनसे बात करने का लाभ मिला था। इन दिनों मैं कलकत्ता के सड़कों में घूमता रहता था। मैं ज़्यादातर जगहों पर पैदल गया था। मैं न्यायाधीश मित्र और सर गुरदास बनर्जी से मिला था, जिनकी सहायता से मैं दक्षिण अफ्रीका में काम करना चाहता था। इन्हीं दिनों में राजा प्यारी मोहन मुखर्जी से भी मिला। कालीचरण बनर्जी ने मुझे काली मंदिर के बारे में बताया था, जिसे देखने के लिए मैं उत्सुक था, विशेषकर जब मैंने इसके बारे में पुस्तकों में पढ़ा था। इसीलिए एक दिन वहाँ गया। जस्टिस मित्र का घर भी उसी मोहल्ले में था, इसीलिए जिस दिन मैं उनसे मिलने गया उसी दिन मैं काली मंदिर भी गया। रास्ते में मैंने ढेर सारी भेड़ें काली को बलि चढ़ाने के लिए ले जाते देखा। मंदिर की ओर जाने वाली गली में लाइन से भिखारी बैठे हुए थे। वहाँ पर धार्मिक भिक्षुड़ी भी थे, और उन दिनों भी मैं भिखारियों को भीख देने के पक्ष में नहीं था। भिखारियों की भीड़ मेरे पीछे पड़ गई थी। उनमें से एक आदमी बरामदे में बैठा हुआ था। उसने मुझे रोका और मुझसे बातचीत की। मेरे बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने उसे जवाब दिया। उसने मुझे और मेरे साथी को बैठने के लिए कहा, तो हम बैठ गए। मैंने उससे पूछा, क्या आप इस बलिदान को कर्म कहते हैं? कौन किसी जानवर की बलि को धर्म कहेगा? तो फिर आप इसके विरोध में धार्मिक उपदेश क्यों नहीं देते? यह मेरा काम नहीं है। हमारा कार्य ईश्वर की पूजा या उपासना करना है। लेकिन क्या आपको उपासना करने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली? सभी स्थान हमारे लिए अच्छे हैं। लोग भीड़ के समान हैं। वे वही जाते हैं जहां उनके मुखिया उन्हें ले जाते हैं। हम जैसे साधुओं को इससे कोई मतलब नहीं है। हमने अपनी बहस को आगे नहीं बढ़ाया और मंदिर की ओर चल दिए। हमारा सामना खून की नदियों से हुआ। मैं वहाँ खड़ा नहीं रह पाया। मैं बहुत हताश और बेचैन था। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल पाया। शाम को मुझे बंगालियों के एक रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया था। वहाँ मैंने अपने एक दोस्त को उस उपासना के क्रूर कृत्य के बारे में बताया। उसने कहा, भीड़ों में भावनाएं नहीं होती। वहाँ पर शोक और ड्रम को पीटने की आवाज़ सभी भावनाओं को खत्म कर देती हैं। मैं इस दलील को बचा नहीं पाया। मैंने उनसे कहा कि यदि भेड़ बोल सकती तो यह एक अलग कहानी होती। मुझे लगा कि इस क्रूर प्रथा को रोकना चाहिए। मैंने भगवान बुद्ध की कहानी को याद किया, लेकिन मैंने यह भी देखा कि यह काम मेरी क्षमता से बाहर था। आज भी मेरी यह धारणा है जो उस समय थी। मेरे मन में भेड़ का जीवन भी उतना ही बहुमूल्य था जितना मनुष्य का। मैं मनुष्य शरीर के लिए भेड़ के शरीर का जीवन नहीं ले सकता था। मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा कोई जीव असहाय होगा, उतना ही ज़्यादा एक मनुष्य का धर्म है कि वह किसी अन्य मनुष्य द्वारा होने वाले एक क्रूर कृत्य से उस जीव की रक्षा करे। लेकिन जो स्वयं इसे करने के योग्य नहीं है, वह इस तरह की सुरक्षा की सेवा भी देने के योग्य नहीं होता। मुझे थोड़ा और आत्मशुद्धि और बलिदान या त्याग से गुजरना होगा, तभी मैं इन भेड़ों को मनुष्य के क्रूरतापूर्ण कृत्य से बचा सकूंगा। लगातार यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसे महान पुरुष या स्त्री की आत्मा पैदा हो जिसके अंदर दिव्य दया की भावना हो और जो हमें इस भयंकर घृणात्मक कृत्य से आज़ाद करे और उन मासूम जीवों की रक्षा करे, मंदिरों को पवित्र करे। ऐसा क्यों है कि बंगाल अपने इस बृहद ज्ञान
बुद्धिमत्ता, बलिदान और भावनाओं से परिपूर्ण होते हुए भी इस तरह की हत्या को बर्दाश्त करता है। 19 नंबर देखेंगे, 1 महीने गोखले के साथ तीसरा। धर्म के नाम पर इस भयंकर बलिदान जैसे कृत्य ने मेरे अंदर बंगाली जीवन को जानने की इच्छा बढ़ाई। मैंने ब्रह्म समाज के बारे में काफ़ी पढ़ा और सुना था। मुझे थोड़ा बहुत प्रताप चंद मजूमदार के जीवन के बारे में पता था। मैं उनकी कुछ सभाओं में भी गया था। मैं उनकी लाइफ ऑफ केशव चंद्र सेन का जीवन पुस्तक लाया और उसे बहुत रुचि के साथ पढ़ा और साधारण ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज के बीच के अंतर को समझा। मैं पंडित शिवनाथ शास्त्री और प्रोफेसर काथव टेजी के साथ महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने गया, लेकिन उस समय उनसे साक्षात्कार करने की इजाज़त नहीं मिली। हम उनसे नहीं मिल सके। हमें उनके घर में होने वाले ब्रह्म समाज के उत्सव का आमंत्रण मिला। तब हमें वहाँ उनके बंगाली संगीत को सुनने का सौभाग्य मिला। तभी से मैं बंगाली संगीत का प्रेमी हूँ। ब्रह्म समाज को इतना देखने और सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद से मिले बिना संतुष्टि मिलना असंभव था। इसीलिए अति उत्साह के साथ मैं बेंगलुरु मठ पूरे रास्ते ज़्यादातर पैदल चलकर गया। मुझे मठ की एकांत जगह बहुत अच्छी लगी। उस समय यह सुनकर कि स्वामी जी कलकत्ता के अपने घर पर बीमार हैं और उनसे मिला नहीं जा सकता है, मैं बहुत निराश और दुखी हुआ। फिर मैं मिस्टर निवेदिता के निवास पर पहुंचा और चौरिंगी मैसन में उनसे मिला। जिस प्रकार के वैष्णव से वे घिरे हुए थे उसे देखकर मैं सन्न रह गया था। उनके साथ बातचीत में भी हमारे पास कहने योग्य कुछ नहीं था। मैंने गोखले से इस बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई आश्चर्य नहीं है कि मेरे और उनके अस्थिर मति या उड़नशील व्यक्तित्व के बीच कोई संपर्क बिंदु नहीं था। मैं उनसे एक बार फिर मिस्टर पेस्टोन जी पादशाह के निवास पर मिला। मैं उसी समय पहुंचा जब वे उनकी बूढ़ी माँ के साथ बातचीत कर रहे थी। इसीलिए दोनों के बीच मैंने दुभाषिए का काम किया। मेरे और उनके बीच किसी प्रकार की समानता न होने के बावजूद मैं उनका हिंदू धर्म के प्रति प्रगाढ़ प्रेम देखकर उनके प्रति अपने आदर को रोक नहीं पाया। मुझे उनकी पुस्तकों के बारे में बाद में पता चला। मैं कलकत्ता प्रवास के दौरान अपना अधिकतर समय दक्षिण अफ्रीका के कार्य के संबंध में प्रमुख लोगों से मिलने और शहर के धार्मिक और सार्वजनिक संस्थानों में जाने और उनका अध्ययन करने में बिताता था। मैंने एक बार डॉक्टर मलिक की अध्यक्षता में बोर युद्ध में इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प के कार्यों के बारे में भाषण भी दिया था। मेरे इंग्लिश मैन के साथ संपर्क ने भी वहाँ मेरी अच्छी स्थिति बनाई। मिस्टर सैंडर्स उस समय बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सन 1896 जैसी मेरी सहायता की थी। गोखले जी को मेरा भाषण अच्छा लगा था और उन्हें बहुत खुशी हुई जब डॉक्टर रे ने उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार गोखले जी के साथ रहते हुए कलकत्ता में मेरा काम बहुत आसान हो गया था। उनकी वजह से मैं बंगाल के संभ्रांत परिवार के संपर्क में आया और इस प्रकार बंगाल के साथ मेरा प्रगाढ़ संबंध बना। मुझे यहाँ बिताए इस यादगार महीने की यादों को छोड़ना पड़ेगा। मुझे अपनी बर्मा की छोटी और संक्षिप्त यात्रा और यहाँ के फुंगीस यानी भिक्षु के बारे में बताने दें। वहाँ मैं उनके आलस्य को देखकर बहुत दुखी हुआ। मैंने वहाँ का गोल्डन पागोडा देखा। मुझे वहाँ असंख्य मोमबत्तियाँ जलते देखकर अच्छा नहीं लगा। वहाँ पर चौकड़ी भरते हुए चूहे को देखकर स्वामी दयानंद के मौरवी स्थान के अनुभव की याद आ गई। जितना बर्मा की औरतों की आज़ादी और उनकी ऊर्जा ने मुझे बहुत प्रभावित किया, उतना ही वहाँ के पुरुषों के आलस्य ने मुझे दुखी और
व्यतीत किया। मैंने यह भी अपने प्रवास के दौरान देखा कि जिस प्रकार बम्बई भारत नहीं था, वैसे ही रंगून बर्मा नहीं था, और जैसा हम भारत में अंग्रेज व्यापारियों के कमीशन एजेंट बन गए हैं, उसी प्रकार बर्मा के लोगों को हमने अंग्रेज व्यापारियों की तरह अपना कमीशन एजेंट बना लिया है। बर्मा से लौटने के बाद मैंने गोखले से विदा ली। उनसे अलग होना एक पीड़ा थी, लेकिन मेरा कार्य बंगाल या दूसरे शब्दों में कलकत्ता में समाप्त हो गया था और मेरे वहाँ रुके रहने का कोई मतलब नहीं था। अच्छी तरह से बसने से पहले मैंने भारत भ्रमण वह भी तीसरे दर्जे में करने के बारे में सोचा। सफ़र करते हुए मैं तीसरे दर्जे के यात्रियों द्वारा सही जाने वाली कठिनाइयों को जानना चाहता था। मैंने गोखले जी के इस बारे में चर्चा की। शुरुआत में उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि इससे मैं क्या देखने की आशा रखता था, उन्होंने खुशी खुशी इसमें अपनी सहमति दे दी। मैंने सबसे पहले बनारस जाने की योजना बनाई। वहाँ मैं मिसेज बेसेंट से मिलना चाहता था, जो बीमार चल रही थी। तीसरे दर्जे में यात्रा करने के लिए अपने को नए तरीके से तैयार करना जरूरी था। गोखले जी ने मुझे धातु का एक टिफ़िन बॉक्स दिया था, जिसमें मिठाई और पूड़ियाँ थीं। मैंने बाहर आने का एक कैनवस का थैला खरीदा और एक लंबा कोट जो छाया उनका बना हुआ था। थैले में एक धोती, एक तौलिया और एक कमीज थी। मेरे पास स्वयं को ढकने के लिए एक कंबल भी था और एक पानी का जग भी लिया। इस प्रकार पूरी तैयारी के साथ मैंने यात्रा पर निकल पड़ा। गोखले जी और डॉक्टर रे मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए। मैंने उनसे कहा कि उन्हें इतना कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने आने पर जोर दिया। यदि तुम पहले दर्जे में से यात्रा कर रहे होते तो मैं नहीं आता, लेकिन अब मुझे आना पड़ा। गोखले जी को प्लेटफार्म तक जाने पर किसी ने नहीं रोका। वे रेशमी पगड़ी, जैकेट और धोती में थे और डॉक्टर रे अपनी बंगाली पोशाक में थे। उन्हें टिकट कलेक्टर ने रोक लिया, मगर गोखले के कहने पर, क्योंकि वे उनके दोस्त थे, उन्हें भी जाने दिया। इस प्रकार उनकी शुभकामनाओं के साथ मैंने अपनी यात्रा शुरू की। बनारस में 20 नंबर देखेंगे। बनारस में यात्रा कलकत्ता से राजकोट तक के लिए थी। मैंने रास्ते में बनारस, आगरा, जयपुर और पालमपुर में रुकने की योजना बनाई थी। मेरे पास इनसे ज़्यादा जगह देखने का समय नहीं था। यह शहर में मैं एक दिन के लिए रुका और अन्य तीर्थ यात्रियों की तरह किसी धर्मशाला या किसी पंडे के साथ ठहरा। केवल पालमपुर को छोड़कर, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 31 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं किए, जिसमें ट्रेन का टिकट मूल्य भी शामिल था। तीसरे दर्जे की यात्रा करते समय मैं सामान्य ट्रेन के बजाय मेल ट्रेन को प्राथमिकता देता था, क्योंकि मुझे पता था सामान्य ट्रेन ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली होती थी और उसका किराया भी ज़्यादा होता था। तीसरे दर्जे में डिब्बे ज़्यादातर जितने ज़्यादा गंदे हो सकते थे उतने होते थे। आज भी वैसा ही है। जो हो सकता है आज उसमें थोड़ा बहुत सुधार आ गया हो, लेकिन जिस प्रकार की सुविधा पहले और तीसरे दर्जे में दी जाती है, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तीसरे दर्जे के यात्रियों को भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता है और उनके आराम की व्यवस्था की वैसी ही होती है। यूरोप में मैंने तीसरे दर्जे की यात्रा की, लेकिन केवल एक बार पहले दर्जे की यात्रा की थी, केवल यह देखने के लिए कि उनमें यात्रा करना कैसा था। लेकिन यूरोप में पहले और तीसरे दर्जे के डिब्बों में कोई विशेष अंतर नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में तीसरे दर्जे की यात्री अधिकतर निग्रो होते थे, लेकिन फिर भी वहाँ के डिब्बों की स्थिति यहाँ से कहीं बेहतर थी। दक्षिण अफ्रीका में तीसरे दर्जे के डिब्बों में सोने की आवश्यकता होती थी और गद्दीदार सीटें होती थी। वहाँ बैठने का निश्चित स्थान है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं होती। जब
जबकि यहाँ सीटें की आरक्षित जगह के अलावा भी यात्री जा रहे होते थे। रेलवे अधिकारियों द्वारा तीसरे दर्जे की यात्रियों की आरामदायक यात्रा की उपलब्धता के प्रति उनकी उदासीनता और उनके इसके साथ साथ गंदगी और यात्रियों की भी दूसरों के प्रति लापरवाही वाली आदतों की वजह से यात्री के लिए सफाई से यात्रा करना एक दूभर कार्य है। यात्रियों की खराब और अरुचिकर आदतों में इधर उधर कूड़ा फेंकना, हर समय सिगरेट बीड़ी पीते रहना, हर जगह पान और तंबाकू की पीक पूरे डिब्बे को एक थूकने वाली, शोर मचाने चीखने चिल्लाने वाली गाली गलौज वाली भाषा और अन्य यात्रियों की सुविधाओं के प्रति बेपरवाह रहना, इन वजहों से तीसरे दर्जे की यात्रा इस तरह की थी। मैंने अपने सन 1902-1999 तक की ट्रेन यात्रा के दौरान देखा है कि इसमें बहुत ही कम बदलाव आया है। मुझे इसका एक ही हल नज़र आता है जिससे इस खराब स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। वह यह कि शिक्षित वर्ग को तीसरे दर्जे में यात्रा करनी चाहिए और इन यात्रियों की आदतों में सुधार लाना चाहिए, और यह भी कि रेलवे अधिकारी आराम से बैठ न सके। जहाँ कहीं ज़रूरी हो उन्हें शिकायतें भेजते रहना चाहिए। कभी भी अपनी सुविधा के लिए उन्हें घूस देना या किसी कानून को नहीं तोड़ना चाहिए, और कभी भी किसी अन्य के द्वारा नियमों को तोड़े जाने पर उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यह सब करने से मुझे पक्का यकीन है कि इस स्थिति में बदलाव आएगा। सन 1918 में और 1919 के बाद सन 1918 में और 1919 के बाद मेरी गंभीर बीमारी ने मुझे तीसरे दर्जे में यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया, और यह मेरे लिए लगातार एक दुखद और शर्म का विषय है। विशेषकर इस तरह की अपंगता तब आई जब तीसरे दर्जे के यात्रियों की कठिनाइयों पर चलाए जाने वाला आंदोलन अपना असर दिखा रहा था। रेलवे और भाप के इंजन वाले जहाज़ों की कठिनाइयाँ उनकी गंदगी आदतों के कारण और बढ़ जाती थी। सरकार द्वारा विदेशी व्यापार के लिए बिना वजह सुधार देना और इसी प्रकार के अन्य चीज़ें चर्चा का एक आवश्यक विषय बनती है, जिसे किसी उद्यमी और धैर्यवान कर्मचारी को उठाना चाहिए जो इस पर अपना पूरा समय दे सके। लेकिन मैं तीसरे दर्जे के यात्रियों के विषय को नहीं छोड़ता हूँ और बनारस में हुए अपने अनुभवों को बताता हूँ। मैं बनारस सुबह पहुँचा। मैंने किसी पंडे के साथ रहने के बारे में सोचा था। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, कई ब्राह्मणों ने मुझे घेर लिया। मैंने उनमें से उसको चुना जो औरों की अपेक्षा ज़्यादा साफ और सही लग रहा था। मेरा चुनाव सही साबित हुआ। घर के आंगन में एक गाय थी और ऊपर की मंजिल में मुझे ठहराया गया। मैंने बिना दैनिक कार्य किए मैं गंगा में उचित पुरातन तरीके से स्नान किए बगैर भोजन नहीं करना चाहता था। पंडे ने दूसरी तैयारी कर दी। मैंने उसे पहले से ही बता दिया था कि किसी भी हालत में मैं उसे 1 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा और 4 आना दक्षिणा की तरह दूंगा। इसीलिए किसी भी तैयारी को करते समय वह इन बातों का ध्यान रखे। पंडा तुरंत तैयार हो गया। तीर्थयात्री चाहे अमीर हो या गरीब, उसने कहा, हर मामले में सेवा एक से ही रहेगी, लेकिन हमें कितनी दक्षिणा मिलेगी यह तीर्थयात्री की क्षमता और इच्छा पर निर्भर होता है। मैंने देखा कि किसी भी सामान्य औपचारिकताओं में उसे अपनी सीमाएं नहीं तोड़ी। मेरा पूजा 12 बजे तक समाप्त हो गई थी। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए गया। मैंने जो कुछ वहाँ देखा मैं बहुत दुखी हुआ। जब मैं सन 1891 में बम्बई में बैरिस्टर की तरह वकालत कर रहा था, तब मुझे प्रार्थना समाज हॉल में काशी की तीर्थयात्रा पर एक सम्मेलन में जाने का शुरुआत मिला था। इसीलिए मैं वहाँ थोड़ा बहुत निराशा की आशा कर रहा था, लेकिन वास्तव
वास्तविक निराशा का अनुभव मेरी कल्पना से कहीं ज़्यादा था। मंदिर में जाने वाला रास्ता बहुत संकरी और चिकनी गली थी। शांत वातावरण जैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। भिनभिनाती हुई मक्खियाँ, दुकानदारों और तीर्थ यात्रियों का शोर असहनीय था। एक जगह जहाँ व्यक्ति ध्यान और ईश्वर के साथ संपर्क की उम्मीद करता है, वहाँ उसका नितांत अभाव था। इस तरह का वातावरण खुद ही ढूंढना था। मैंने भक्ति से ओतप्रोत बहनों को देखा जो ध्यान में डूबी हुई थी और उन्हें अपने चारों तरफ के वातावरण का कोई भाव नहीं था। लेकिन ऐसी व्यवस्था का श्रेय मंदिर के अधिकारियों को नहीं दिया जा सकता है। यह अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे मंदिर में सच्चा, मधुर और शांत वातावरण बनाए जो अंदर और बाहर से नैतिक हो। इसके बजाय यहाँ मैंने एक बाजार देखा जहाँ दुकानदार मिठाइयों और अति आधुनिक खिलौने बेच रहे थे। जब मैं मंदिर पहुँचा तब मेरा स्वागत सड़ते हुए फूलों की ढेरी से हुआ। फर्श संगमरमर का था, जिसे किसी भक्त ने अपने सौंदर्यहीन स्वभाववश उस उत्कृष्ट संगमरमर को तोड़कर वहाँ कुछ रुपए रख दिए थे, जिसमें धूल मिट्टी इकट्ठा हो रही थी। मैं ज्ञानी बापी ज्ञान का कुआं गया। मैंने यहाँ ईश्वर को खोजने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें नहीं पा सका। लेकिन इसीलिए मेरा मन उचड़ गया और मैं अच्छे मूड में नहीं था। ज्ञानी बापी का वातावरण भी मुझे बहुत गंदा लगा। मेरी वहाँ कोई दक्षिणा देने की इच्छा नहीं हुई, इसीलिए वहाँ मैंने एक पाई रखी। वहाँ का पंडा गुस्सा हो गया और उसने उस पाई को फेंक दिया। उसने मुझे गाली देते हुए कहा, इस बेइज्जती तुम्हारे सीधे नर्क ले जाएगी। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है महाराज, मैंने जवाब दिया। जो कुछ मेरे भाग्य में है और जो भाषा आप बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस पाई को लो, वरना इससे भी वंचित रहेंगे। यहाँ से चले जाओ, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हारी पाई की परवाह नहीं करता और फिर गालियाँ देनी शुरू कर दी। मैंने पाई उठाई और अपने रास्ते चल पड़ा। मैं यह सोचकर खुश था कि ब्राह्मण ने एक पाई खो दी और मैंने बचा ली। लेकिन महाराज ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पाई को यूं ही जाने देता। उसने मुझे वापस बुलाया और कहा, ठीक है, पाई को यहाँ रख दो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं होना चाहूँगा। यदि मैं तुम्हारी पाई लेने से मना करूँगा तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने चुपचाप उसे पाई दे दी और एक लंबी सांस लेते हुए वहाँ से चला आया। उसके बाद 2 बार मैं वाराणसी गया हूँ, लेकिन ऐसा तब हुआ जब मुझे महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया जा चुका था। और ऐसे अनुभव जिनका विवरण मैंने यहाँ दिया है, वैसा होना अब असंभव है। लोग जो मेरे दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं, वे मंदिर के दर्शन नहीं करने देंगे। एक महात्मा के दुखों और परेशानियों को केवल महात्मा ही जानता है, अन्यथा गंदगी और शोर पहले जैसा ही था। यदि किसी को ईश्वर की अनुकंपा पर संदेह है तो उसे उन स्थानों को देखने दीजिए। योगी का राजकुमार अपने पवित्र नाम पर कितना पाखंड और अधर्म को सहन करता है, उसने बहुत पहले कहा था। ये यथा मा पद्धते तस्मैव भजास्मयः। मनुष्य जो कुछ बोता है वैसे ही फल वह पाता है। कर्म का नियम कठोर है और उससे बचना असंभव है, इसीलिए ईश्वर को दखल देने की जरूरत नहीं है। उसने नियम को बनाया, उन्हें यूं ही छोड़ दिया और स्वयं सेवानिवृत्ति हो गया। मंदिर जाने के बाद मैंने मिसेज बेसेंट का इंतज़ार किया। मुझे पता था कि वे बीमारी से उबर चुकी हैं। मैंने अपना नाम लिखकर उन्हें भेजा। वे उसी समय आ गई। मैं उन्हें केवल अपनी शुभकामनाएं और आदर देना चाहता था। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं केवल आपको नमस्कार करना चाहता था। मैं आपका आभारी हूं कि स्वास्थ्य अच्छा न रहते हुए भी आप मुझसे मिलने आई। मैं आपका ज़्यादा
समय नहीं लूँगा। ऐसा कहकर मैंने उनसे विदा ली। 21 नंबर देखेंगे सूची। क्या बम्बई में बस पाया? गोखले जी बहुत उत्सुक थे कि मैं बम्बई में बस जाऊं, वहां के बारे में वकालत करूं और उनके सार्वजनिक कार्यों में सहायता करूं। उन दिनों सार्वजनिक कार्य का अर्थ था अंग्रेज कांग्रेस का कार्य। उस संस्था का मुख्य कार्य जिसकी स्थापना उन्होंने की थी वह था कांग्रेस के संगठन का कार्य। मुझे गोखले की सलाह पसंद आई, लेकिन एक बैरिस्टर की तरह मैं कितना सफल रहूँगा इसका मुझे भरोसा और विश्वास नहीं था। अतीत की कड़वी यादें अभी भी मेरे साथ थी और लोगों से विवरण लेने के लिए चाटुकारिता करना इस जगह से मैं अभी भी घृणा करता था। इसीलिए अपना काम मैंने सबसे पहले राजकोट से शुरू करने का निश्चय किया। केवल राम मावजी दवे, जो मेरे पुराने शुभचिंतक थे और जिन्होंने मुझे इंग्लैंड जाने के लिए प्रेरित किया था, वे वहीं थे और उन्होंने मेरा काम सीधे 3 विवरणों को देखकर शुरू करवाया। उनमें से 2 अपीलें थीं जिन्हें काठियावाड़ के राजनीतिक एजेंट के लिए जुडिशियल असिस्टेंट के सामने रखनी थी और एक जामनगर का वास्तविक केस था। आखिरी वाला केस महत्वपूर्ण था। जब मैंने केवल राम दवे से कहा कि मैं इसके साथ न्याय कर सकूंगा, इसका मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो उन्होंने जोर से कहा, जीतने या हारने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम केवल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे और मैं वहाँ तुम्हारी सहायता के लिए रहूँ। दूसरे पक्ष में वकील स्वर्गीय समर्थ थे। मैंने अपनी तरफ से अच्छी तैयारी ली थी, इसीलिए नहीं कि मुझे भारतीय कानून के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बल्कि केवल रामजी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से निर्देश दिया था। इंग्लैंड जाने से पहले मैंने अपने दोस्तों को कहते सुना था कि सर फिरोज शाह मेहता अपने साक्ष्यों व तथ्यों को अपनी उंगलियों पर गिन सकते थे, यानी वे उन्हें कंठस्थ थे और उनकी सफलता का यही राज था। मेरे मन में यह बात घर कर गई थी और जहाज से यात्रा करते समय मैंने भारतीय साक्ष्य एक्ट और उन पर की गई टिप्पणियों का गहराई से अध्ययन किया था और फिर मेरी दक्षिण अफ्रीका में की गई वकालत के अनुभव का मुझे फ़ायदा भी था। मैं केस जीत गया, जिससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा। इन सब ने मेरे अंदर एक आशा का संचार हुआ कि बम्बई में भी मैं असफल नहीं रहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं किन परिस्थितियों में बम्बई गया, मैं अंग्रेज अधिकारी की विवेकहीनता और भावशून्यता के बारे में बताऊंगा। कोर्ट का जुडिशियल असिस्टेंट जगह जगह घूमता रहता था। वकील और उसके मुवक्किल जहाँ जहाँ वह अपना ठिकाना बनाता वहाँ उसके पीछे घूमते रहते। वकील अपने मुवक्किलों से आने जाने का चर्चा लेते, जिसकी वजह से उनको दुगने से ज़्यादा खर्चा देना पड़ता। लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है, इससे उससे जज को कोई सरोकार नहीं था। जिसे अपील के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसे वेरावल में सुना जाना था, जहाँ प्लेग का जोर था। मुझे याद है उस जगह किसी आबादी 5500 लोग की थी। वहाँ हर रोज़ 50 के करीब केस मामले रोज़ आते थे। यह जगह पूरी तरह से खाली हो गई थी और मैं एक सुनसान धर्मशाला में रुका जो कि शहर से कुछ दूरी पर था। लेकिन मुवक्किल कहा, ठहरेगा, यदि वे गरीब होंगे तो उन्हें केवल ईश्वर की दया पर ही रहना था। मेरा एक मित्र जिसके मामले उस कोर्ट में थे, उसने मुझे तार भेजा कि मैं उस कैंप को वहाँ से अलग ले जाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजूं, क्योंकि वेरावल में प्लेग फैला हुआ था। प्रार्थना पत्र जमा करने पर साहब ने मुझसे पूछा, क्या आपको डर है? मैंने जवाब दिया, प्रश्न मेरे डरने का नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे मुवक्किल का क्या होगा? यह प्लेग तो भारत में बने रहने के लिए आया है। साहब का जवाब था, तो क्यों डरना? वेरावल
की जलवायु बहुत अच्छी है। साहब ने शहर के से दूर समुद्र के किनारे एक आलीशान टेंट लगाया हुआ था। इसका मतलब था कि लोगों को खुले में रहना सिखाना होगा। इससे इस दर्शनवाद के तर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं था। साहब ने अपने सिरास्तादार से कहा, जो मिस्टर गांधी ने कहा उसे लिखो और मुझे बताओ कि क्या यह वकीलों या उनके मुवक्किलों के लिए असहज स्थिति है। जाहिर है साहब ने ईमानदारी से वही करने को कहा जो सही था, लेकिन ऐसा व्यक्ति कैसे गरीब भारत को समझ सकता था। उसे कैसे पता चलता कि भारतीय लोगों की क्या आदतें और ज़रूरतें हैं, स्वभाव और कैसे रीति रिवाज हैं। कैसे कोई व्यक्ति जो सोने के सिक्के से घिरा हुआ है अचानक तांबे के सिक्के का अनुमान लगा पाएगा। जिस प्रकार एक हाथी चींटी के बारे में सोचने में असमर्थ है, तब सब सुविधाओं के बावजूद अंग्रेज आदमी भी भारतीय मनुष्यों की बातों को या उनके कानून को समझ पाने में असमर्थ होगा। अपनी कहानी को फिर से जारी रखता हूँ। अपनी सफलता के बावजूद मैं राजकोट में कुछ और समय तक रहने की सोच रहा था, जब एक दिन केवल राम दवे मेरे पास आए और कहा, गांधी, तुम यहाँ रहकर पीड़ा नहीं सहन करोगे, तुम्हें बम्बई में बसना चाहिए। लेकिन वहाँ मेरे लिए काम कौन ढूंढेगा? मैंने पूछा, क्या आप वहाँ का खर्चा देख पाएंगे? हाँ, मैं करूँगा। उन्होंने कहा, हम तुम्हें यहाँ बम्बई के एक बड़े बैरिस्टर की तरह बुलाएंगे और ड्राफ्टिंग का काम हम तुम्हें यहाँ से भेजते रहेंगे। यह हम जैसे वकीलों का काम है, किसे ख़त्म करें और किसे बैरिस्टर बनाएं। तुमने अपनी काबिलियत जामनगर और वेरावल में साबित कर दी है और मुझे तुम्हारे लिए कोई चिंता नहीं है। तुम सार्वजनिक कार्यों के लिए बने हो और हम तुम्हें काठियावाड़ में यूं ही व्यर्थ नहीं होने देंगे। तो मुझे बताओ, तुम बम्बई कब जाओगे? मैं नेटल से कुछ धन भेजे जाने की अपेक्षा कर रहा था। जैसे ही वह आएगा मैं चला जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। 2 हफ्ते में नेटल से धन आ गया और मैं बम्बई चला गया। मैंने पायलट गिल्टबर्ट और साइनी के ऑफिसों में चैम्बर लिए और ऐसा लगा जैसा कि बम्बई में बस गया था। 22 नंबर देखेंगे अब। विश्वास का परीक्षण। यद्यपि मैंने किले में चैम्बर और गिरगांव में एक घर ले लिया था, पर ईश्वर मुझे वहाँ बसने नहीं देना चाहता था। मैं अभी अभी अपने नए घर में गया ही था जब मेरे दूसरे नंबर का पुत्र मणिलाल, जिसे कुछ वर्ष पहले ही बहुत बुरा चेचक हुआ था, उसे टाइफाइड हुआ। इसके साथ उसे निमोनिया भी हो गया और रात में उसे दौरे आने लगे। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने उसके उपचार के लिए कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन अंडे और चिकन का सूप उसके फ़ायदे के लिए देने के लिए कहा गया। मणिलाल केवल 10 वर्ष का था। उसकी इच्छा पूछने का प्रश्न नहीं था और अभिभावक होने के नाते यह निर्णय मुझे लेना था। डॉक्टर एक अच्छा पारसी था। मैंने उसे बताया कि हम सब शाकाहारी हैं और मैं इन दोनों में से कोई भी चीज़ अपने पुत्र को नहीं दे सकता था, इसीलिए कृपा करके मुझ कुछ और देने का सुझाव दे सकते हैं। अपने बेटे का जीवन खतरे में है। आपके बेटे का जीवन खतरे में है, उस भले डॉक्टर ने कहा। हम उसे पानी मिलाकर दूध दे सकते हैं, लेकिन यह उसके लिए काफ़ी पौष्टिक नहीं रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कई हिंदू परिवार मुझे बुलाते हैं। जो कुछ लेने के लिए मैं उन्हें कहता हूँ, वे उसका विरोध नहीं करते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने बेटे के प्रति इतना कठोर रवैया न अपनाएं। मैंने कहा, आप जो कह रहे हैं वह सही है। डॉक्टर की तरह आप ऐसा ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। यह लड़का परिपक्व होता तो मैं उससे इसकी इच्छा पूछता और इसके अनुसार करता, लेकिन यहाँ मुझे ही इसके लिए सोचना और निर्णय लेना है। मेरा मन कहता है कि ऐसा ही अवसरों पर मनुष्य के विश्वास की परीक्षा होती है। सही या गलत, यह मेरे धर्म का विश्वास है
कि मैं मनुष्य को मीट, अंडा और इस तरह के पदार्थ नहीं खाने चाहिए। अपने को जीवित रखने के लिए कुछ अन्य तरीके भी होंगे। यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए हम कुछ चीज़ों को नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ की याचना करता हूँ, क्योंकि मैं आपके द्वारा कहे गए उपचार को कहीं कर सकता। मैं कुछ जल चिकित्सा उपचार करने का प्रस्ताव रखता हूँ, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लड़के की नब्ज फेफड़े और छाती को कैसे पाया जाए यह नहीं आता। यदि आप बीच बीच में उसकी ये चीज़ें देखते रहें और मुझे उसकी उपस्थिति के बारे में बताते रहें, तो मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। उस भले डॉक्टर ने मेरी परेशानियाँ समझी और मेरी सहायता करना स्वीकार किया। यद्यपि मणिलाल अपना चुनाव नहीं कर सकता था, मैंने उसे अपनी और डॉक्टर के बीच हुए वार्तालाप के बारे में बताया और उसकी इच्छा पूछी। अपने जल चिकित्सा उपचार को करके देखें, उसने कहा। मैं अंडे और मीट का सूप नहीं लूँगा। यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। यद्यपि मैं जानता था कि यदि मैं अपने पुत्र को ये दोनों चीज़ें देता तो वह उन्हें ले लेता। मैं कून्हे के उपचार को जानता था और मेरे इसका परीक्षण भी किया था। मुझे पता था कि उपचार को भी लाभ प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। इसीलिए मैंने मणिलाल को कून्हे के अनुसार कूल्हा स्नान देना शुरू किया। टब में उसे 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रखा और उसे पानी मिलाकर शतरंजे का रस 3 दिन दिया, लेकिन तापमान बना रहा। 104 डिग्री तक भी गया। रात को वह बेसुध हो जाता। मैं चिंतित होने लगा। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरा बड़ा भाई क्या सोचेगा? क्या हम किसी दूसरे डॉक्टर को नहीं बुला सकते थे? और आयुर्वेद चिकित्सा को क्यों नहीं बुलाया? अभिभावक को क्या अधिकार है कि वह अपने बच्चों पर अपनी सोच थोपे? मुझे इस तरह के विचार परेशान कर रहे थे। फिर एक विपरीत विचारधारा आती। ईश्वर जरूर यह देखकर प्रसन्न होंगे कि मैं वही चिकित्सा अपने पुत्र को दे रहा था जिसे मैंने स्वयं भी लिया था। मुझे जल चिकित्सा पर विश्वास था और एलोपैथिक पर बहुत कम विश्वास था। डॉक्टर स्वास्थ्य लाभ की गारंटी नहीं ले सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा वे प्रयोग कर सकते थे। जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में थी, क्यों नहीं हम उन पर विश्वास रखें और उनके पास जाप और कृपा के साथ मेरा सही विचार चलता रहेगा, जिसे मैं सही समझता हूँ। मेरा दिमाग इन विपरीत विचारों के बीच बटा हुआ था। मैं मणिलाल के बिस्तर पर उसकी बगल में लेटा हुआ था। मैंने उसे भीगी चादर वाला उपचार देने का निश्चय किया। मैं उठा, एक चादर गीली की, उसका पानी निचोड़ा और मणिलाल के चारों तरफ लपेटा। केवल उसका सिर बाहर था। फिर उसे 2 कंबलों से ढक दिया। सिर में मैंने गीला तौलिया लगाया। उसका पूरा शरीर गरम लोहे की तरह जल रहा था और बहुत सूखा हुआ था। उसे पसीने भी नहीं आ रहा था। मैं बहुत थक गया था। मैंने उसे उसकी माँ के सुपुर्द किया और चौपाटी तक ताज़ा होने के लिए टहलने के लिए निकला। उस समय 10 बजे थे। बहुत कम लोग सड़क पर थे। गहरी सोच में डूबा होने के कारण मैंने उनकी ओर देखा भी नहीं। इस परीक्षा की घड़ी में, हे ईश्वर, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है, मैं मन ही मन दोहरा रहा था। रामायण मेरे होठों पर थी। कुछ देर बाद मैं लौटा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा, मणिलाल ने कहा, बापू आप वापस आ गए? हाँ मेरे प्यारे बच्चा, आप मुझे बाहर निकालिए, मैं जल रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे पसीना आ रहा है? मैं पूरी तरह से भीगा हुआ हूँ। कृपा करके मुझे बाहर निकालें। मैंने उसका माथा छुआ। वह पसीने से तरबतर था। उसका तापमान कम हो रहा था। मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया। मणिलाल, अब तुम्हारा बुखार खत्म हो जाएगा। थोड़ा और पसीना और फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा।
ईश्वर के लिए नहीं मुझे इस भट्ठी से निकाले। आप चाहे तो मुझे किसी और समय लपेट दीजिए। मैंने किसी तरह उसे कुछ मिनट और उसका मन दूसरी तरफ बहलाते हुए रखा। उसके माथे से पसीना बह रहा था। मैंने उसके शरीर से चादर बाहर निकाली, उसके पूरे शरीर को सुखाया। इसके बाद पिता और पुत्र उसी बिस्तर पर सो गए। दोनों एकदम गहरी नींद लेकर सोए। अगली सुबह मणिलाल का बुखार काफ़ी कम था। इस प्रकार वह हल्के दूध और फलों के रस पर 40 दिनों तक रहा। मुझे अब कोई डर नहीं था। यह बहुत जिद्दी किस्म का बुखार था, लेकिन अब नियंत्रण में था। आज मणिलाल मेरे सबसे स्वस्थ बच्चों में से है। कौन कह सकता है कि उसका स्वस्थ होना ईश्वर की कृपा की वजह से था, या जल चिकित्सा के कारण, या उसके आहार और सेवा के कारण। हर एक को अपने विश्वास के आधार पर निर्णय लेने दीजिए। मेरे विचार से ईश्वर ने मेरी इज्जत बचा ली थी, और वह विश्वास आज भी मेरे साथ है। 23 नंबर। फिर दक्षिण अफ्रीका की ओर। मणिलाल स्वस्थ हो गया था, लेकिन मैंने देखा कि गिरगांव वाला घर रहने लायक नहीं था। यहाँ बहुत सीलन और कम रोशनी थी। इसीलिए श्री रेवाशंकर जगजीवन के साथ सलाह मशविरा के बाद मैंने बम्बई के उपनगर में एक हवादार बंगला लेने का निर्णय लिया। मैं बांद्रा और सांता क्रूज में एक अच्छे बंगले की खोज में घूमा। बांद्रा में बूचड़खाना होने की वजह से हमने उसका विचार त्याग दिया। घाटकोपर और उसके आसपास की जगह समुद्र से काफ़ी दूर थे। आखिर में हमें सांता क्रूज में एक अच्छा बंगला मिला, इसे सफाई के आधार पर सर्वोत्तम मानते हुए लेना तय किया। मैंने प्रथम श्रेणी का टिकट सांता क्रूज से चर्च गेट तक का लिया, और अक्सर मुझे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में एक अकेला यात्री होने का सौभाग्य मिलता। मैं इसमें बहुत गर्व अनुभव करता। अक्सर मैं बांद्रा तक चलकर जाता, जिसे मुझे वहाँ से सीधे चर्च गेट जाने के लिए तेज़ गति वाली ट्रेन मिलती थी। यहाँ अपने पेशे में जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा उन्नति की। मेरे दक्षिण अफ्रीका के मुवक्किल अक्सर मुझसे कुछ काम देते रहते, और यह अपने गुजारे के लिए काफ़ी था। मुझे अभी तक हाई कोर्ट में कोई काम नहीं मिला था, लेकिन मैं उन दिनों वहाँ होने वाली मूट चर्चा या बहस में उपस्थित रहता। यद्यपि मैंने उनमें कभी भाग नहीं लिया था। मुझे याद है एक बार जमियत राम नामा भाई ने मुझसे प्रमुख भूमिका निभाई थी। अन्य एक बैरिस्टरों की तरह मैं केसों को सुनने और अपना ज्ञान बढ़ाने हाई कोर्ट जाता था। सुनने से ज़्यादा शायद मैं वहाँ समुद्र से बहने वाली हवा, जिससे नींद लाने का गुण था, उसे लेने जाता, और इस तरह का आनंद लेने वाला अकेला मैं ही नहीं था। ऐसा लगता है कि ऐसा करना वहाँ एक फैशन था, इसीलिए इससे शर्म की कोई बात नहीं थी। फिर भी मैंने हाई कोर्ट के पुस्तकालय का उपयोग करना शुरू कर दिया और नई जान पहचान बनाई। मुझे लगा कि अब मुझे हाई कोर्ट में काम शुरू करने में देरी नहीं करनी चाहिए। एक तरफ मैं जहां अपने पेशे के प्रति सहज हो रहा था, दूसरी तरफ गोखले जी, जिनकी नज़रें हमेशा मेरी ओर रहती थी, वे मेरी तरफ से अपनी योजनाओं को बनाते रहते। वे हर हफ्ते 2 या 3 बार मेरे चैम्बर में झांक लिया करते, और अक्सर उनके साथ उनके 2-3 मित्र होते, जिनका परिचय वे मुझसे करवाते रहते। इसके साथ ही मुझे अपने कार्य के तरीके से भी अवगत कराते। लेकिन यह कहा जा सकता है कि ईश्वर ने कभी भी मेरी योजनाओं को बने नहीं रहने दिया। वे उसको अपने तरीकों से निपटा देते हैं।
अब जब मैं जैसा चाहता था उसी तरह से बम्बई में अपनी जड़ें जमा रहा था। मुझे दक्षिण अफ्रीका से एक अप्रत्याशित तार मिला। चैम्बरलिन यहाँ आने वाले हैं, कृपया करके तुरंत वापस आएं। मुझे अपना वचन याद आया। मैंने उन्हें तार भेजा कि जैसे ही वे फंड भेजेंगे मैं उसी क्षण वहाँ के लिए चल पड़ूंगा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया। मैंने चैम्बरों को वापस किया और दक्षिण अफ्रीका की ओर रवाना हो गया। मुझे अंदाज़ा था कि वहाँ पर काम मुझे कम से कम 1 वर्ष तक के लिए व्यस्त रखेगा। इसीलिए मैंने अपना बंगला अपने पास रखा और अपनी पत्नी और बच्चों को वहीं रखे। मेरा विचार था कि उद्यमी युवा जिन्हें अपने देश में अपनी कोई काम नहीं मिलता, उन्हें दूसरे देशों की ओर चले जाना चाहिए। इसीलिए मैंने 4-5 युवकों को अपने साथ लिया। उनमें से एक मगन लाल गांधी था। गांधी तब भी बड़ा परिवार था और आज भी है। मैं उन सभी को ढूंढना चाहता था जो उस उबड़-खाबड़ रास्ते को छोड़ना चाहते थे और विदेश जाने की इच्छा रखते थे। मेरे पिताजी कईयों की राज्य सेवा में नौकरी का इंतजाम करते रहते थे। मैं उन्हें इस तरह के सपनों से आज़ाद करना चाहता था। मैं न तो उनके लिए कोई अन्य नौकरी दिलवा सकता था और न लगवा सकता था। मैं चाहता था सब अपने पैरों पर खुद खड़ा होना सीखें। यह विचार जैसे जैसे पक्का होता गया, मैंने उन्हें अपने विचारों के अनुरूप बदलने की कोशिश की और उनसे मुझे सबसे ज़्यादा सफलता मगन लाल गांधी को मार्गदर्शन देने में मिली, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अपनी पत्नी और बच्चों से बिछड़ना, एक जमे हुए कार्य को बंद करना और फिर एक निश्चित दिशा से अनिश्चित दिशा की ओर जाना, यह सब थोड़ी देर के लिए बहुत पीड़ादायक था, लेकिन मैंने स्वयं को अनिश्चित जीवन के लिए अभ्यस्त कर लिया था। मुझे लगता है कि इस दुनिया से निश्चितता की आशा करना गलत है। यहाँ जब कुछ अनिश्चित है जहाँ सब कुछ अनिश्चित है सिवा ईश्वर के, जो कि सत्य है। हमें जो कुछ अपने आसपास दिखता और घटता है वह अनिश्चित और क्षणिक है, लेकिन वहाँ एक सर्वव्यापी है जो सत्य या निश्चितता की तरह छुपा हुआ है और वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त करने वाला होगा जो उस सत्य की झलक पा सकेगा और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी उधर धकेल देगा। उस सच की खोज की जीवन का सारांश है। मैं समय पर डरबन पहुंच गया। वहां काम मेरा इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर चैम्बरलिन से प्रतिनिधियों के मिलने की तारीख तय हो चुकी थी। मुझे उनको देने वाले मेमोरियल के ड्राफ्ट को तैयार करना और शिष्टमंडल के साथ जाना था। वीडियो